Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you are okay and doing your work properly. Dear students, as you know that we are continuing our chapter 14 of class 11, that is respiration in plants. So in our last class we have completed about citric acid cycle or tricarboxylic acid cycle. Today we will study about electron transport system and we will see that how due to electron transport ATP synthesis occurs. And this is, I am telling you again, this is one of the most important topic in the whole book. So try to understand this. And you can also take the screenshot and can write the complexes written here. Now I am going to explain you in Hindi. ये जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्वॉल्व है कुछ स्टेप्स के साथ और आपको ये याद रखना है हर हाल में, रटना नहीं है, सिर्फ याद करना है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस के दौरान भी होता था, फोटोसिंथेसिस में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर एटीपी सिंथेसिस होता था, पर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसमें जो एटीपी सिंथेसिस होता है वो ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में। दोबारा से, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता था वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होता था, पर यहाँ पे होगा माइटोकॉन्ड्रिया, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो आपको बड़े ही ध्यान से इसको समझना है क्या बोल रही हूँ। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है मैट्रिक्स से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन देन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो डायग्राम है, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है ये है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला मैट्रिक्स है, आपको पता है मैट्रिक्स, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। और ये जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन को लेके हुआ है। तो अभी मैं 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन का नाम बताऊंगी और 5 कॉम्प्लेक्सेस का नाम बताऊंगी। इसको आपको अच्छे से याद रखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार याद रखना है। पहला, सबसे पहले आप याद रखो कि जो ईटीएस होता है, ईटीएस occurs in inner mitochondria. There are membrane in the inner mitochondria. Clear? So जो इनर, मैंने आपको यहाँ पे भी पहले बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो अब पहले कॉम्प्लेक्स 1 किसके साथ एसोसिएटेड है? NADH डिहाइड्रोजिनेज। दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 है जो कि सॉक्सिनेट है, सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तीसरा कॉम्प्लेक्स 3 मींस कॉम्प्लेक्स 1 एंजाइम रिलेटेड NADH हाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के बारे में हमने साइट्रिक एसिड साइकिल में पढ़ा था। अगर आपको नहीं आए, ध्यान नहीं आया तो एक बार साइट्रिक एसिड साइकिल को भी आप देख सकते हो, वहां पे सॉक्सिनेट के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें 4 कार्बन था। फिर उसके बाद आता है आपका कॉम्प्लेक्स 3 जिसमें साइटोक्रोम BC1 है। अभी मैं बताऊंगी ये सब क्या है, साइटोक्रोम BC1। फिर आता है कॉम्प्लेक्स 4, इसमें है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ये एंजाइम के नाम है और ये कॉम्प्लेक्सेस है। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो है एटीपी सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे एटीपी सिंथेसिस होता है। इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम ये 4 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उनके एंजाइम। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, इसमें टोटल 5 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 NADH डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 2 सॉक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स 5 एटीपी सिंथेसिस। तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो UQ करके लिखा होगा, UQ का मतलब होता है यूबीक्विनोन, यूबीक्विनोन। और एक है आपका साइटोक्रोम BC1, मैंने बताया था यहाँ पे साइटोक्रोम BC1। तो यहाँ पे क्या होता है, यूबीक्विनोन और साइटोक्रोम BC1, इनका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन कैरी करना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैरी करना। इसलिए हम इनको बोल सकते हैं मोबाइल कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इलेक्ट्रॉन जाएगा, प्रोटॉन आएगा, तभी तो एटीपी सिंथेसिस होगा। तो ये पूरे मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम किसका है? यूबिक्यूनोन का। एक तो आपका ये यूबिक्यूनोन है और दूसरा आपका है साइटोक्रोम B1C। ये दोनों का काम है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना। इनको हम सिंपल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन कैरियर बोल सकते हैं। तो इस 5 कॉम्प्लेक्स के अंदर ये यूबिक्यूनोन और साइटोक्रोम B1C इनका मेन काम होता है इलेक्ट्रॉन कैरी करना। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप याद रखो। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्या होता है। पहला ये कॉम्प्लेक्स 1 है, यहाँ से यहाँ तक ये कॉम्प्लेक्स 1 है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स 1, जो कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। एनसीईआरटी के बुक में पूरा थ्योरेटिकली दे रखा है कि कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर ये होता है। अभी मैं भी एक्सप्लेन करूंगी आपको। पहले आप इसको देख लो, ये क्या है? NADH प्लस H प्लस। NADH प्लस H प्लस कन्वर्ट हो गया NAD प्लस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये NADH के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया। हाइड्रोजन ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मूव किया और ये 2 हाइड्रोजन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से होते हुए गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे FMN लिखा है, इसका मतलब होता है फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये और एक कॉम्प्लेक्स है, इसके थ्रू होते हुए हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे प्रोटॉन कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? फिर दोबारा से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे निकल गया ना, आप देख रहे हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकला, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अंदर आएगा फिर से। ठीक है, और जब अंदर आएगा यहाँ पे फेरस सल्फेट हम यूज करेंगे जानने के लिए। तो फेरस सल्फेट क्या होगा? फेरस सल्फेट इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लाएगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैरी होके आएगा कहाँ? फिर आएगा नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर। यहाँ पे यूबिक्यूनोन लिख रहा है। क्यों यूबिक्यूनोन लिख रहा है? क्योंकि यही है जो इस इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लेके आएगा। याद रखो बेटा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आया था ये फेरस सल्फेट के थ्रू होते हुए आएगा यूबिक्यूनोन के पास। और मैंने यहाँ पे यूबिक्यूनोन को क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो इसलिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख रखा है, आपको दिख रहा होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यूबिक्यूनोन कैरी किया, कैरी करके यूबिक्यूनोन H2 के थ्रू आया, फिर से आया साइटोक्रोम B में। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो जो प्रोटॉन है, क्योंकि आपको पता है कि जब वाटर का ब्रेक होता है तो हाइड्रोजन भी निकलता है और ऑक्सीजन भी निकलता है। हाइड्रोजन से जो प्रोटॉन है वो जा रहा है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस की तरफ, पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर ही ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, दोबारा से 2 हाइड्रोजन निकल गया, फिर इलेक्ट्रॉन आ गया कहाँ? कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है? सक्सिनेट है। ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये क्या करेगा? अब सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा? अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले आएगा साइटोक्रोम B के पास, फिर साइटोक्रोम B के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके जाएगा कहाँ? अब कॉम्प्लेक्स 3 में पहुंच गया। यहाँ पे भी यूबिक्यूनोन है, UQ है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोबारा से कैरी होके जाएगा दूसरे यूबिक्यूनोन के पास। और यहाँ से ये जो H2 देख रहे हो आप, ये H2 बाहर चला गया, 2H प्लस हो गया, फिर से ये इलेक्ट्रॉन आ गया साइटोक्रोम C1 में। तो यहाँ पे मैंने बोला था साइटोक्रोम BC1। साइटोक्रोम BC1 क्या करता है? ये भी कैरियर है, तो यहाँ पे साइटोक्रोम B लेके आया और यहाँ से साइटोक्रोम C लेके आया। इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है, प्रोटॉन बाहर जा रहा है। ठीक है, फिर साइटोक्रोम C जो है ये ऑक्सीडाइज करेगा, मीन्स ऑक्सीजन को ऐड करेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, तो ये साइटोक्रोम C जो है CYTC लिखा है, साइटोक्रोम C, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया और साइटोक्रोम
A से A3, A2A3, साइटोक्रोम A2A3, साइटोक्रोम A2A3। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन ऐड करेगा, तो जब ऐड करेगा यहाँ पे हाफ ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके बनाएगा एक वाटर। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑक्सीजन। कभी आपने सुना नहीं होगा कि ऑक्सीजन जो है वाटर बनने में हेल्प करता है, मतलब ऑक्सीजन ऐड होने की वजह से ही वाटर बनता है। तो यहाँ पे जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो ऑक्सीजन, कंफ्यूजिंग सा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज ना करके क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे बन गया आपका वाटर। और ये प्रोसेस हो रहा है कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स 5 में जाएंगे जहाँ पे एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट है। वहाँ पे एटीपी मीन्स एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके एटीपी सिंथेसिस होगा। तो ये जो था पूरा का पूरा प्रोसेस था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। ये 5 कॉम्प्लेक्सेस है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के साथ इन्वॉल्व है। इन 5 कॉम्प्लेक्स में से 2 ऐसे जगह है, एक यूबी क्यूनोन और एक साइटोक्रोम BC1। इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को कैरी करना, मीन्स ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। विद इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करके लेके आते हैं अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू आना इनका जरूरी क्यों है? क्योंकि उन कॉम्प्लेक्सेस में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो उसको या तो रिड्यूस करते हैं या तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। मूव करने के बाद वाटर भी फॉर्मेशन होता है और लास्ट में 5th कॉम्प्लेक्स के अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी फिलहाल के लिए आपको ये समझना है, अगर समझ में नहीं आया तो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनानी है, एग्जैक्टली ऐसे ही लिखनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे अंदर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है और प्रोटॉन कैसे जा रहा है इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। जैसे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर जैसे यहाँ पहुंच जाता है फिर 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकल रहा है, फिर वो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है। लास्ट में ऑक्सीजन ही इलेक्ट्रॉन को बाइंड करता है, जबकि रूल के हिसाब से ऑक्सीजन रिलीज करता है इलेक्ट्रॉन को। पर यहाँ पे जो फाइनल एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन के साथ, मतलब जो प्रोटॉन रिलीज हुआ था ये प्रोटॉन को यूज करता है और ऑक्सीजन इसके साथ इलेक्ट्रॉन ऐड करके वाटर में कन्वर्ट करता है, और ये होता है कॉम्प्लेक्स 4 में। इसलिए कॉम्प्लेक्स 4 में लिखा है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। यहाँ पे ये जो साइटोक्रोम C है ये ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, ऐड कर देता है हाइड्रोजन के साथ, मतलब प्रोटॉन के साथ। एज ए रिजल्ट हमें वाटर मिलता है। क्लियर है? अगर हम इसको थ्योरेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे डॉक्टर? थ्योरेटिकली अगर हम लिखेंगे इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। सपोज पहला स्टेप में क्या हो रहा है आपका, पहला स्टेप में तो आपको लिखना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है वो ETP और ETS प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। दूसरा जो NADH फॉर्म हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में और साइट्रिक एसिड साइकिल में, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NADH प्लस H प्लस के हेल्प से। अभी इसको लिखते हैं हम स्टेप वाइज, ये आपको लिखना है और याद रखना है। कॉम्प्लेक्स 1 NADH हाइड्रोजनेज, कॉम्प्लेक्स 2 इसके लिए और कोई भी फॉर्मूला नहीं है। आप सोचोगे कैसे याद रखेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री के इक्वेशंस याद रखते हो वैसे ही याद रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी मुझे मजबूरन आज हिंदी में समझाना पड़ा ताकि आप लोग समझ पाओ कि हम पढ़ क्या रहे। ठीक है बेटा? तो अभी हम लिखेंगे इसका थ्योरेटिकल प्रोसेस कि पहले क्या होता है। ठीक है? तो ये जो NADH और ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लाइकोलाइसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल में मीन्स NADH formed during glycolysis
साइट्रिक एसिड साइकिल is oxidized and by the help of NADH dehydrogenase enzyme in the complex 1 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, आप चाहो तो इसको खुद भी लिख सकते हो। NADH formed during glycolysis and citric acid cycle is oxidized by NADH dehydrogenase इन कॉम्प्लेक्स 1। सो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 में जो मैंने कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताया था, तो कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, NADH जो फॉर्म हुआ था कब, ग्लाइकोलिसिस और साइट्रिक एसिड साइकिल के दौरान। अब ये क्या हो गया, अब इसका डिहाइड्रोजिनेज हो गया और इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो गया यूबी क्यूनोन के थ्रू, यूबी क्यूनोन के हेल्प से थ्रू FMN कॉम्प्लेक्स। The electron is transferred by UB quinone through FMN फ्लाविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, जो कि मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज काम कर रहा है, तो सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हो, इन कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज will generate or will oxidize by this enzyme or it will make oxidation। और ये कहाँ हुआ, कॉम्प्लेक्स 2। आपको बस ये लिखना है कॉम्प्लेक्स 1 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 2 में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा है, और मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। अब कॉम्प्लेक्स 3 में क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड यूबी क्यूनोन, जिसको यूबी क्यूनोल बोलते हैं, अब ये ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ट्रांसफर करता है साइटोक्रोम सी को। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स 3 इलेक्ट्रॉन इज transferred to cytochrome BC1 through cytochrome C। क्लियर, तो साइटोक्रोम C के थ्रू ये कहाँ जाता है, BC1 के पास। फिर साइटोक्रोम C जो है आपको बताया था मैंने, ये क्या करता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, तो वो कौन करता है, साइटोक्रोम सी, जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कहते हैं हम। तो आप लिख सकते हो साइटोक्रोम सी एक्ट एज मोबाइल कैरियर, साइटोक्रोम सी एक्ट्स एज मोबाइल कैरियर बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4, कॉम्प्लेक्स 3 and 4। इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 को जो इलेक्ट्रॉन कैरी हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, साइटोक्रोम सी के थ्रू हो रहा है। क्यों, क्योंकि साइटोक्रोम सी जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या बताया था मैंने कि जो ऑक्सीजन है ये फाइनल एक्सेप्टर है इलेक्ट्रॉन का, जबकि ये थोड़ा अटपटा सा है, रूल के अगेंस्ट आपको लग रहा होगा कि ऑक्सीजन तो खुद इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, ये कैसे एक्सेप्ट करता है। बट इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो हाफ ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, जुड़ने के बाद वाटर बनाया, और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हुआ, कॉम्प्लेक्स 4 में हुआ। तो कॉम्प्लेक्स 4 जो है साइटोक्रोम सी को ऑक्सीडाइज करता है, और ए से H3 में जहाँ पे 2 कॉपर सेंटर्स है, याद रखो बेटा, फेरस सल्फेट और कॉपर ये अलग अलग सेंटर है जो कि रिड्यूस करने में और ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इतना है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एटीपी सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हो रहा है और कितना एटीपी सिंथेसिस हो।